तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पे। ठीक है, जो आपका ये चैनल है और आप सब्सक्राइबर हमारे थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, तो थैंक यू इसके लिए। और जो भी हमारी वीडियो है वो आप सब देख रहे हो, उसके लिए थैंक यू। तो अब क्या हो रहा है कि यूके बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। ठीक है, अब वो यूके बोर्ड वालों के ही लिए मैं ये, ठीक है, स्टाइल हो गया कि बहुत अच्छा स्टाइल, तो यूके बोर्ड वालों के लिए ही एक वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। जो हमारी अलग से सीरीज चल रही है, अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी जाके देखो। इम्पॉर्टेंट क्या है टॉपिक, ठीक है, आपके बोर्ड के लिए, मतलब चैप्टर वाइज उनकी वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपके जो फॉर्मूले हैं मेन टॉपिक वाइज उनकी भी वीडियो बन रही है। अब बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आने वाली है। क्या? क्योंकि अब मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपके पुराने पेपरों के लिए उनका सॉल्व करते हुए बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के ही बारे में हम ज़्यादा करेंगे इसमें। तो अब मैं जो है आपका 2015 का, ठीक है, फिजिक्स का है 2015 का 12th क्लास का पुराने पेपर को सॉल्व करूँगा। और इसमें सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपका जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा सॉल्व करेंगे। जैसे इस वीडियो में 8 क्वेश्चन कर लिए, अगली वीडियो में 8 और कर लिए, 5 और कर लिए लॉन्ग से। तो इस तरीके से आपका जल्दी से जल्दी ये 2015 का सेट नंबर 1 हम खत्म करेंगे। तो हेडिंग लगा दो आप लोग। ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पुराने पेपर नहीं कर पाते। देखो होता क्या, आप कितनी अच्छी तैयारी कर लो, जब तक आप पुराने पेपर को देख के नहीं जाओगे ना, यानी कि पुराने पेपर को सॉल्व सही से नहीं करोगे, तो फिर है ना वो वाली बात नहीं बन पाती जो आप चाह रहे हो। ठीक है, देखो नॉलेज होनी चाहिए फिजिक्स में, हम नॉलेज के लिए जाएंगे, बात तो कंफर्म है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि थोड़े नंबर भी आ जाएं, तो उसके लिए थोड़े पुराने पेपर को देखो। या ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना जिनकी अभी तैयारी नहीं हुई होगी, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने पुराने 10 साल के जितने पेपर हैं उसे अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसी को ही, उनके क्वेश्चनों को देखो कैसे सॉल्व होंगे और उनको ही तमीज से भी पढ़ो ढंग से, तो उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो सेट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 2015 का फिजिक्स का पता चला कोई केमिस्ट्री के लिए बैठा हुआ है और फिजिक्स के सवाल हो गए उसमें। तो ऐसा भी है कि कोई स्टूडेंट जिसे यही नहीं पता कि फिजिक्स चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे नहीं होंगे आप लोग, मुझे पता है। ठीक है, तो देखो 2015 का सेट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपसे पहला कह रहा है, ठीक है, अनसॉल्व वगैरह देखो आपके पास होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, अनसॉल्व होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन फिर लिख ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे यार, तो फिर सही नहीं हो पाएगा। तो चलो फिर भी लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है। मैं इसमें आपके नीचे स्क्रीनशॉट में आ रहा होगा। ठीक है, नीचे मतलब जो भी स्क्रीन है इसमें क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये आपको देखो। 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 12 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी? 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ा हमने और देखा इसमें आपको क्या गिवन है। ठीक है, गिवन में हमने देखा तो इसमें दिया हुआ है हमें एक संधारित्र, ठीक है, एक संधारित्र सी जिसकी हमें धारिता दे रखी है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये 10 माइक्रोफैरेड, ये माइक्रो है, ये माइक्रो है। इसे बच्चे में यहाँ एच समझ लेते हैं, ये एच लगा दिया, लेकिन ये माइक्रो है। फिर क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ उसे कितने वोल्ट तक हमने करा, 10 वोल्ट तक उसको हमने क्या करा भाई, वोल्टेज दी उसे। एक संधारित्र लिया, उसे 10 वोल्ट तक वोल्टेज दे दी हमने। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है उसमें संचित ऊर्जा बताओ कितनी होगी। तो इसमें तो मेरे को ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, आपको पता है संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, तो इसलिए इसमें तो ज़्यादा बात ही नहीं करनी। संधारित्र में संचित ऊर्जा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें न्यूमेरिकल नहीं आती, सबसे बड़ी कमजोरी है, उन्हें यही नहीं पता कि होना क्या है, क्या होना भाई, कुछ नहीं पता चल रहा। तो देखो सबसे पहले आपको अगर ऐसा है ना, तो इससे के लिए आपको एक वीडियो मेरी देखनी होगी जिसमें मैंने लिखा कि हम खुद न्यूमेरिकल क्यों नहीं कर पाते, उस पर स्पेशली वीडियो बना रखी है, तो उसको जाके देखो। ठीक है, वहाँ आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आपको पता है हाफ क्यू वी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है नहीं, हाफ सी वी स्क्वायर, तो सब पता है हमें। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये माइक्रोफैरेड में दिया हुआ है और ये जो फॉर्मूला होता है उसमें आंसर जूल में आएगा हमारा, तो फटाफट से चेंज कर लेंगे किस में, फैरेड में। पता है 10⁻⁶ से गुणा करती है, क्योंकि 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैरेड। तो बस अब तो मान रखना है सबका, सी का मान ये हो गया अपना और वी का मान 10 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं चीज़ को।
इसको मैं 10 × 10 लिख सकता हूँ, जानबूझ के लिखा मैंने, ठीक है। इस वाले इससे मैंने 5 बार काट दिया, और इनकी जब गुणा करूँगा तो 5 × 10 की घात, ठीक है। ये -6 है, ठीक है। इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इस -6 में जब ये 2 जुड़ेगा तो ये -4 आएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर आएगा पहले वाले क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ बताना ही नहीं था। तो अभी मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे आपको करना है। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल करने की जो ट्रिक होती है ना, सबसे पहली ट्रिक, जो दिया हुआ है उसको आप लिख लिया करो, और जो आपसे पूछता है आप उसको देखो कि आप फॉर्मूले उसका याद है नहीं है। फॉर्मूले तो देखो याद होने चाहिए आपको, नहीं होंगे तो दिक्कत है। उसके बाद फिर देखो क्या वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे अप्लाई हो रहा था CV स्क्वायर से। फिर इसके बाद अपना दिमाग लगाएंगे किस तरीके से होगा, सवाल तो देखेंगे। तो ये क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक न्यूट्रॉन आया, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इस पे कितना चुंबकीय बल लगेगा, एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो हमने एक चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया कुछ इस दिशा में, इस तरीके से, और हमसे कहा कि यहाँ से न्यूट्रॉन आया और यहाँ पे वो लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो क्या है लंबवत प्रवेश है? बिल्कुल नहीं। लंबवत प्रवेश का मतलब वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से। देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इससे, किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। तो कह रहा है कि भाई इस पर अब कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा, तो बताओ बल कितना होगा। तो क्या लग भी रहा होगा इस पर बल? देख लेते हैं एक बार। मैंने बोला ना कि अगर हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मुझे पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी कण पर लगने वाला बल, किसी कण पर लगने वाला बल, ठीक है। और एक नंबर क्लियर है, जैसे करा रहा हूँ वैसे ही बोर्ड में लिखा होगा, तो देखो नंबर पूरे अच्छे तरीके से मिलेंगे। क्या होता है भाई? ये होता है F = QVB sin थीटा, जिसे लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं, QVB sin थीटा। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन ना ही मुझे इसका V पता, ना ही B पता, ना ही थीटा पता। हाँ थीटा पता है क्योंकि लंबवत आ रहा है तो मैं 90 लगा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं पता। लेकिन एक चीज़ पता है मुझे, क्या पता है कि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0। क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0। तो जैसे ही मैं समीकरण नंबर QVB sin थीटा में Q = 0 रखूँगा तो F क्या आ जाएगा? 0 न्यूटन, यानी कि उस पर कोई बल ही नहीं लग रहा भाई न्यूट्रॉन पे। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? 3 क्वार्क से। शायद से बहुतों को ये नहीं पता होगा कि न्यूट्रॉन भी ये चीज़ से मिलकर बना होता है। तो 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, जिसमें आपके एक होता है डाउन क्वार्क, सॉरी 2 होते हैं डाउन क्वार्क और एक होता है अप क्वार्क। तो जितने डाउन क्वार्क पे चार्ज होते हैं उतना एक अप क्वार्क में होता है, और जब हम तीनों को जोड़ेंगे ना तो ये देखो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रॉन पे जो चार्ज आता है वो आता है 0। न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बना होता है, तो इस तरीके से इसका आंसर 0 आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं क्या बवाल है, मतलब क्या है। 1 नंबर का ही तो क्वेश्चन है, बवाल अब ये होने लग गए, तो 5 नंबर वाले में क्या होगा भाई आप लोगों का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, जब 0.05 सेकंड में धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर होती है, तो किसी कुंडली में कितने वोल्ट लगाएंगे? 8 वोल्ट का विद्युत बल प्रेरित होता है। तो कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इसमें दिया क्या हुआ है और क्या किससे रिलेटेड है, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले जो दिया हुआ है वही लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इतना इंस्टेंट तो किसी का दिमाग नहीं है कि एक बार में सब कुछ पता चल जाए। तो इसमें आपको दिया हुआ है ΔT। मैंने ΔT ही क्यों लिखा? ΔT क्यों लिखा है? ऐसे टीवी तो लिख सकता था मैं, इसे टीवी तो लिख सकता था। तो चलो आपके लिए टी ही लिख देते हैं, आपके लिए टी लिख देते हैं। इतना सेकंड कह रहा है, इतने सेकंड में, ठीक है, किसी कुंडली में जो धारा है वो कितनी हो गई? 2 एम्पियर थी। अब आपको यहाँ पे 2 धारा दिख रही है, तो इसलिए मैंने एक को I1 लिख दिया और दूसरी को I2 लिख दिया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ मुझे 4 एम्पियर। ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें आपको EMF भी दिया हुआ है, जिसको E से दिखाते हैं हम लोग 8 वोल्ट।
और आपसे कह रहा है कि कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक बताओ। 100 प्रेरण गुणांक चलो हमें नहीं पता, हमें पता है इसको एल से दिखाते हैं, तो हमने ऐसे लिख लिया भाई, एल से इतना आएगा कुछ। तो सॉरी तो आपसे कह रहे हैं कि अगर इतनी इतनी कंडीशन हो तो बताओ एल का मान कितना होगा। अब मैंने क्या करा, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई थी वो लिख ली। अब मुझे पता है कि यार एल और इनमें एक ही संबंध होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका फेराडे का नहीं फेराडे का नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये जो है हमारा किसी एक क्षण के लिए नहीं हो रहा ना, तो डेल्टा आएगा यहाँ पे, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था देखो स्टार्टिंग में समय हम इसको टी दिखाया, अगर मैं स्टार्टिंग के समय को 0 लूँ, क्योंकि जब ये घटना ही घट रही होगी तो वो घटा के भी इतना ही आता, T2 माइनस T1 करता, तो भाई वो T1 जो है वो आपका 0 होता ना, तो T2 आपका यही समय आता। तो मुझे पता चल गया कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है, क्योंकि 1 नंबर का है तो सीधा सीधा ही लगेगा, तो यहाँ से एल आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, मान रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस जो है वो क्या दिखाता है, वो अलग ही चीज़ शो करता है, तो माइनस का यहाँ पे मैं रोल नहीं लेता, तो माइनस भी हटा देता हूँ। अब मैं सबके मान रख रहा हूँ, I2 माइनस I1, डेल्टा टी की जगह मैंने लिख दिया सीधा 0.05। ठीक है, 8 इंटू 0.05 बराबर एल, I2 की जगह 4 माइनस 2, आई इधर गुणा में चला गया 8 के साथ, इसकी जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा 40। ठीक है, और 0.2 को बात तो इतना कुछ, और यहाँ 2L। ठीक है, इससे कट जाएगा कितनी बार, 0.2 हेनरी, तो इतना आंसर आएगा आपका। अब ये गुणा भाग देखो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इतना कैसे कट गया ये पता ही होगा आप लोगों को, इधर आया इधर गुणा हो गई, तो गुणा हो गई अच्छी वाली, और 0.2 हेनरी आंसर आएगा इसका। तो नोट कर लो इस चीज़ को भी, 1 नंबर के लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो क्या हुआ था, इसमें जो मुझे दिया था मैंने वो लिखा, मुझसे कह रहे हैं मुझे 100 प्रेरण गुणांक बताना है, तो भैया विद्युत EMF, ठीक है, और धारा के बीच एक यही संबंध निकल के आता है जो मुझे बताता है, तो मैंने सबके मान पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया लास्ट में, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ और देखता हूँ उसमें क्या है और क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है एक्स किरणों पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। एक्स किरणों पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का, तो आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या इतना ही आंसर लिखना है? नहीं 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 नहीं, थोड़ा ढंग से करेंगे ना काम, क्योंकि नंबर चाहिए। तो मुझे पता है जो कि एक्स किरण विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ठीक है, ये छोड़ो, इसे ऐसे मत लिखो। देखो आपको पता है एक्स किरणों पे कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि एक्स किरण उदासीन होती है। क्या होती है? उदासीन, उदासीन उदासीन होती है। इसलिए ठीक है, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, हाथ में दबाया था, इसलिए विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको आंसर लिखना है, बोर्ड में 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये उदासीन थी। ठीक है, जब उदासीन है तो भैया क्या विद्युत क्षेत्र क्या चुंबकीय क्षेत्र सीधा निकल के अपने घर को, तो यही इसका आंसर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम फटाफट से। ठीक है, मैं अभी आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कराऊंगा इस वीडियो में, फिर अगली वीडियो आपकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ये 2015 में। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, इसने कहा 2 कला संबंध प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रताएं इतनी इतनी है। ठीक है, तो जिनकी तीव्रताएं थी, तो एक को I1 मान लिया, एक को I2 मान लिया। कह रहा है परिणामी पुंज की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं बताओ। परिणामी पुंज की, ठीक है, परिणामी पुंज की कह रहा है आपको 2 तीव्रताएं दी, तो इनका जब परिणामी आएगा तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताएं क्या होंगी ये बतानी है। ठीक है, यही पूछ रहा है, तीव्रताएं बतानी है, ना कि उनका अनुपात।
तो अब आप क्या करोगे? परिणामी तो बहुत दूर की बात है, कैसे निकालें परिणामी, ठीक है। तो दो रास्ते हैं। देखो आपको पता है कि आई मैक्सिमम दो तरीकों से निकल सकता है। एक a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, या छोटे से यहाँ √i1 प्लस √i2 कर दें, ठीक है। यहाँ तो आप ये चीज़ अप्लाई मार दो या फिर ये कर दो। अब ये मैं तब करता ना जब मुझे आयाम दिया होता। क्या होता है यहाँ पे ए आयाम। अगर मुझे ये ना देके मुझे आयाम देता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता। इस बार मुझे i1 i2 दे रखा है तो मैं सीधे सीधे ये फॉर्मूला को यूज़ करूँगा भाई। कर मैं ये भी सकता हूँ, लेकिन कैसे? मैं पहले क्या निकालूंगा भाई? a1 a2 निकालूंगा और इससे a1 a2 आ सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन क्यों मैं भाई फालतू रास्ता चुनूँ जब मुझे सीधा सीधा एक रास्ता पता है। ऐसे ही आई मिनिमम निकालना भी कितना ईजी है। आई मिनिमम के भी दो रास्ते, a1 माइनस a2। अब मुझे नहीं पता a1 माइनस a2 करना है, a2 माइनस a1, तो मैंने डिफरेंस का निशान लगा दिया क्योंकि मुझे नहीं पता इस समय a1 बड़ा है a2 बड़ा है। क्लियर? या √i1 माइनस √i2। अभी यहाँ तो पता है कौन बड़ा है, तो इसलिए मैंने सीधा सीधा माइनस लगा दिया। तो आप बताओ आपको कौन सा वाला रास्ता ज़्यादा सही लग रहा है ना? तो आप ये वाला तो यूज़ करोगे या ये वाला करोगे? अगर आपको आयाम दे तो ये वाला कर लो, ठीक है, इसको मत देखो, भूल जाओ ये। लेकिन जब सीधा सीधा ये दिया तो ये करेंगे। तो चलो अब यही करते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले मैंने क्या करा? i1/i2 कर लिया। ये क्यों करा मैंने? क्योंकि आप जरा ध्यान से देखो तो ये आई फालतू में डंगा लगेगा ना अंडर रूट में, तो पहले इसको ही मैंने काट दिया तो आंसर आएगा 4/1। क्लियर? यानी कि i1 बराबर 4 और i2 बराबर 1। अब मैं लगा रहा हूँ आई मैक्स और आई मिनिमम का ये वाला फॉर्मूला जो मैंने अभी पीछे पढ़ा, क्योंकि आई मैक्स बराबर √i1 प्लस √i2 जो कि है आपका √4 प्लस √1, ठीक है। √4 कितना आएगा? 2 + 1, तो आपका 3 आएगा। उसके बाद आई मिनिमम कैसे निकालेंगे? √i1 माइनस √i2, ठीक है। i1 इधर लगा लेते हैं, तो आपका ये है कितना? √4 माइनस √1, तो 2 माइनस 1 कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका मैक्सिमम जो आएगी वो 3 आएगी और मिनिमम आपकी कितनी आएगी? 1। तो इसको लास्ट में आप ब्लैक पेन से लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके 2015 के सेट नंबर फर्स्ट के। अगली वीडियो पे हम कंटिन्यू करेंगे 6 से और आगे करते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, ठीक है, और हमारी पुरानी वीडियो भी देखो। थैंक यू।